भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, कल हम द्रव्यमान की चर्चा कर रहे थे, आज इसकी चर्चा करते हैं। द्रव्यमान की परिभाषा वर्तमान विज्ञान की दृष्टि से क्या है। अमेरिकी वैज्ञानिक मैक्स जैमर ने लिखा है इस विषय में, इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ मास इन क्लासिकल एंड मॉडर्न फिजिक्स, पेज नंबर 2 और 3। अर्थात मास इस ब्रह्मांड में 3 रूपों में मिलता है, कहीं ग्रेविटेशनल चार्ज के रूप में, कहीं इनर्शिया जड़त्व के रूप में, कहीं ग्रेविटेशनल एनर्जी के रूप में। लेकिन विशुद्ध मास होता क्या है, इसको नहीं कह सकते। जैसे कोई व्यक्ति कहीं चित्रकार के रूप में प्रकट होता है, कहीं डॉक्टर के रूप में प्रकट हो जाता है, कहीं इंजीनियर के रूप में प्रकट हो जाता है, लेकिन वो व्यक्ति है क्या, ये हमको जानकारी नहीं। उसके जो डॉक्टरी करता है, चिकित्सा करता है, उसके परिणाम को देख लेते हैं, प्रभाव को देख लेते हैं। उसने चिकित्सक बन के क्या किया, उसने इंजीनियर बन के क्या किया, उसका प्रभाव कार्य देख लेते हैं। और वो पेंटर है तो उसने जो पेंटिंग बनाई है उस प्रभाव को, उसको कार्य को देख लेते हैं। लेकिन वास्तव में वो व्यक्ति क्या है, इसको हम नहीं जानते, उसको हमने देखा नहीं। ऐसा मैक्स जैमर का कथन है। अर्थात उसका वो मास का जो विशुद्ध स्वरूप है वो गुप्त है। अब ग्रेविटेशनल चार्ज, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसको भी वैज्ञानिक चार्ज शब्द से संबोधित करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में चार्ज होता है उसको इलेक्ट्रिकल चार्ज, इसको ग्रेविटेशनल चार्ज है, दोनों चार्ज। इनर्शिया, कोई भी वस्तु इस ब्रह्मांड में अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे वह विरोध कम ही क्यों ना हो, लेकिन प्रतिरोध अवश्य करेगी। गति कर रही है तो रोकेंगे तो उसका प्रतिरोध करेगी वो वस्तु, और स्थिर है उसको गति देंगे तो भी प्रतिरोध करेगी, और गति कर रही है उसकी दिशा में परिवर्तन करेंगे तो भी विरोध करेगी। ये इनर्शिया, न्यूटन का जड़त्व का ये नियम है। ऊर्जा, कोई पत्थर है ऊंचाई पर है, उसमें ग्रेविटेशनल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, गिराएंगे तो गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। अगर उसमें वो ग्रेविटेशनल एनर्जी नहीं होती तो ऐसा नहीं होता। पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण वो नीचे गिरेगी और उसकी स्थितिज ऊर्जा गति ऊर्जा में बदल जाएगी। तो मास के कारण, अगर उसमें मास नहीं होता तब भी ऐसा नहीं होता। पृथ्वी में भी मास है और वस्तु में भी मास है। तो विज्ञान में मास की एक निश्चित परिभाषा नहीं है, पर हाँ, ये 3 रूपों में वो उसका प्रभाव संपूर्ण ब्रह्मांड में दिखाई देता है। अब वैदिक अवधारणा क्या है मास के विषय में, ये आगे ग्रंथ में कई जगह आता है। ये पूर्व पीठिका में वैदिक भौतिकी की दृष्टि से गुरुत्व बल या ग्रेविटेशन चार्ज भी एक प्रकार की विद्युत का रूप है।
जैसे इलेक्ट्रिकल चार्ज विद्युत का रूप है, वैसे ग्रेविटेशन चार्ज भी विद्युत का ही रूप है। विद्युत किसको कहते हैं ये परिभाषा हम आगे करेंगे, लेकिन ग्रेविटेशन चार्ज ही विद्युत से उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं वैकुंठ विद्युत, वैकुंठ इंद्र। वैकुंठ विशेष रूप से कुंठित, सुस्त, मंद, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल सबसे दुर्बल होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उससे बहुत ज़्यादा प्रबल होता है और न्यूक्लियर फोर्स और भी अधिक प्रबल होता है। इसलिए ये सबसे कमजोर विद्युत के कारण द्रव्यमान गुण उत्पन्न होता है। और वह विद्युत किससे उत्पन्न होती है? प्राण अपान रश्मियों का एक विशेष संयोग, और उन विशेष संयोग का प्राण, व्यान, धनंजय, इन 3 रश्मियों के साथ मिश्रण और त्रिष्टुप भी इसमें होगा, त्रिष्टुप छंद, ये सबका एक विशेष संयोग होगा, तब ये गुण प्रकट होगा प्रतिरोध वाला। और इसमें भी ये बता दें कि प्राण आकर्षण बल प्रधान होता है और अपान प्रतिकर्षण बल प्रधान होता है। गुरुत्व बल केवल आकर्षण बल ही है। ग्रेविटेशन चार्ज केवल आकर्षण बल युक्त ही होता है। इलेक्ट्रिकल चार्ज में आकर्षण भी होता है, प्रतिकर्षण भी होता है। असमान चार्ज है तो आकर्षण होगा और समान है तो प्रतिकर्षण होगा, लेकिन ग्रेविटेशन में ऐसा नहीं है। वो 2 प्रकार का नहीं होता, एक ही प्रकार का होता है और उसमें आकर्षण ही होता है। इसका कारण है कि ये जो सम्मिश्रण है प्राण का, अपान का, व्यान का, धनंजय का, त्रिष्टुप रश्मियों का, और भी कुछ हैं जिनकी चर्चा आगे इस ग्रंथ में की गई है, इनमें प्राण अधिक प्रबल होता है। प्राण की प्रधानता होती है, अपान की न्यूनता होती है, बहुत न्यूनता। इसलिए इसमें प्राय आकर्षण बल ही होता है। लेकिन फिर भी ऐसा कभी नहीं होता कि संसार केवल आकर्षण बल से बन जाए। हर जगह एक मर्यादा के बाहर प्रतिकर्षण बल भी है। इसलिए सृष्टि में कभी भी 2 पदार्थ आपस में मिल नहीं सकते। चाहे किसी पत्थर के हथौड़ी से टुकड़े कर कर के चूर्ण बना दें, लेकिन हथौड़ी के लोहे के अणु पत्थर के अणुओं से कभी टच नहीं हो सकते। केवल बाहर की रश्मियों का ही मिलना होता है। उसका कारण है कि प्रतिकर्षण बल भी हर जगह है, भले ही वो कम हो, वहाँ अपान प्राण कार्य करता है, जो कभी भी 2 कणों को, 2 पिंडों को पूरी तरह मिलने नहीं देता। और फिर आगे असुर पदार्थ आता है, वो भी ऐसा करता है। जब ये प्राण अपान से मिला हो मिश्रण से सूक्ष्म विद्युत बनती है और उसमें भी प्राण, व्यान, धनंजय, त्रिष्टुप रश्मियां सहयोग करती हैं, उस समय उसमें सूत्रात्मक वायु का भी योग होता है। सूत्रात्मक वायु रश्मियां किसी भी पदार्थ को आकर्षित ही करती हैं और किसी पदार्थ को संघनित करने में उनकी बहुत अधिक भूमिका होती है, या कहीं सबसे बड़ी भूमिका होती है। सबसे निचले स्तर पर, सूक्ष्म स्तर पर भूमिका होती है, सबसे अंतिम भूमिका होती है सूत्रात्मक वायु रश्मियाँ। और एक होती है बृहती रश्मियाँ। ये भी किसी पिंड के बनने में, किसी भी कण के बनने में, परिधि भाग में ये उसको आच्छादित करके संघनित करने में सहायक होती हैं। प्राण, अपान, व्यान, धनंजय,
इनको त्रिष्टुप छंद रश्मियाँ तीन ओर से इसको ढक लेती हैं और फिर इसको संपीड़ित करती हैं, कंप्रेस करती हैं। और जब वह संघात कहीं गमन करता है, हवा में गमन करेगा तो प्रतिरोध अधिक होगा। ये प्रतिरोध मास के कारण आया, लेकिन मान लीजिए हवा हटा दे, निर्वात हो, तब स्पेस में गमन करेगा, तब भी कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा। अगर वो कण चल रहा है, कोई भी फोटोन आ रहा है और जब इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है तो अवश्य इलेक्ट्रॉन पे एक बल लगेगा। इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, उस फोटोन को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉन को निश्चित रूप से बल लगाना पड़ेगा। अथवा ऐसा कोई पदार्थ हो जो स्थिर हो, उसको गति देने के लिए कुछ बल तो लगाना ही पड़ेगा, अपने आप नहीं चलेगा। उसका कारण यह कि आकाश भी अनेक प्रकार की रश्मियों से मिलकर बनता है और उन रश्मियों के कारण जब वो सूत्रात्मक वायु से घिरा हुआ वो जाल, सूत्रात्मक वायु का जाल, और उसके अंदर संघनित हुआ पदार्थ जो एक कण है, चाहे क्वार्क के रूप में या फोटोन के रूप में है या और किसी के रूप में है, जब वो स्पेस में से गमन करता है तो स्पेस की रश्मियों के घर्षण के कारण इधर इसकी रश्मियाँ उसके कारण प्रतिरोध होता है। उस प्रतिरोध गुण को ही इनर्शिया कहते हैं। ये इनर्शिया किसी भी मास युक्त पदार्थ का प्रारंभिक प्रभाव है। तो मास गुण कहाँ से आया? प्राण, अपान बहुत कम, व्यान धनंजय, सूत्रात्मक वायु, त्रिष्टुप रश्मियाँ, बृहति रश्मियाँ और पंक्ति भी। ये बृहति और पंक्ति, हमारी दृष्टि में बृहति और पंक्ति दोनों जब मिलती हैं तो दोनों से त्रिष्टुप रश्मियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और कुछ त्रिष्टुप अलग से भी होती हैं। ये सब मिलकर के प्रतिरोधी बल उत्पन्न करती हैं, गुण उत्पन्न करती हैं। उस गुण को कहते हैं द्रव्यमान। ये वैदिक अवधारणा है द्रव्यमान की। आगे हम बताएंगे गुरुत्व बल। गुरुत्व बल के बारे में इतना कहेंगे कि यहाँ गुरुत्व बल विभिन्न कंडिकाओं में आएगा। द्रव्यमान युक्त पदार्थ गुरुत्वाकर्षण बल से कैसे युक्त होते हैं? गुरुत्व बल क्या है? गुरुत्व बल 4 मूल बल हैं, उनमें से एक बल है और वह बल भी वैदिक रश्मियाँ जो इसका भाग है द्रव्यमान युक्त पदार्थ का, उनके कारण ही उत्पन्न होता है। पृथ्वी खींच रही है तो पृथ्वी से रश्मियाँ निकलेंगी और जो पत्थर है मेरे हाथ में उसमें से भी निकलेंगी। ये दोनों के बीच की रश्मि जब मिलेंगी वो बनाती है संघनित होकर ग्रेविटॉन। तो इसकी चर्चा इस ग्रंथ में आगे आएगा। पूर्व पीठिका में बहुत कम है और बहुत सारे खंड हैं जिनमें ये बात आएगी। तो द्रव्यमान हो गया, गुरुत्व बल हो गया। आगे आता असुर आदि वादक पदार्थ, जिसके बारे में हमारा वीडियो है डार्क मैटर पर क्या कहती है वैदिक फिजिक्स, इसको आप देख सकते हैं। असुर पदार्थ डार्क मैटर को ही कहते हैं, डार्क एनर्जी को कहते हैं। असुर ऊर्जा और डार्क मैटर असुर पदार्थ। अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे विद्युत किसको कहते हैं। आज इतना ही। ओम शम।